चलिए तो आज शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दो ही मेन प्रॉपर्टी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, समझे? मतलब जैसे ए डॉट बी है, हम पढ़ा चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम पढ़ा चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब एक तरीके से कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम आपसे बात करेंगे तभी तो आप हमसे बात करेंगे, वही चीज। मतलब अगर a इंटू बी लिख दिया जाए या b इंटू ए लिख दिया जाए, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी से थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, a डॉट बी b डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a डॉट बी b डॉट ए के बराबर नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे a डॉट, सपोज ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी लिखा है, समझिएगा, ठीक है, a डॉट बी प्लस सी। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a का b में फिर a का c। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। देखिए, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स from dot product। some important conclusions from dot product। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सेक्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए हैं डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। पहला कंक्लूजन है, अगर दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं लिखता हूं, फिर समझाता हूं। देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any one of the two vectors। that is, ऐसे समझिए, अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर किया जाए, समझ में, यानी a वेक्टर को a वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर दें इसका। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सुनो पहले, ये तो याद रखना बहुत काम की चीज है। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने से वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन समझिए। पहली बात, मैंने कल आपको फॉर्मूला लिख के बताया था, क्या? वी नो दैट कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए जानबूझ के मैंने ये लिखा था कल, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट? अब क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इस केस में दोनों वेक्टर वही हैं, a भी है और b भी a ही है, यानी अगर मैं b की जगह a लिख दूं तो कोई दिक्कत, यानी a वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस कितना हो जाएगा?
0। क्यों? क्योंकि थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल। यहां पर ए और बी दोनों ए ही हैं, सेम वेक्टर, और सेम वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होता है? 0। पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए, आप समझिए बात को ना। यहाँ पे थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है ये थीटा। इस समय तुमने ए और बी दोनों की जगह पे ए लिख रखा है, यानी थीटा किसके किसके बीच का होना चाहिए? ए और ए, यानी सेम वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में हमने बताया था थीटा कितना लिया जाता है? 0। समझ गए नहीं समझ गए? जिस वेक्टर का जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वल है, राइट? इसका मतलब दोनों इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ लिखना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, समझना चाहे दोबारा समझना, नहीं तो इसको लिखें, मैं दोबारा समझा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स मतलब इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कोई कह दे, समझिए बात को, समझिएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर साथ कर दिया जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। मतलब जितने वेक्टर में जितने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं उतने के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन किया मैंने कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया जाता है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है, जहाँ पे थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो अगर मैं बी की जगह भी ए लिख दूंगा तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो थीटा होगा वो इक्वल वेक्टर्स के बीच का रखना पड़ेगा, और इक्वल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, जहां b था वहां a कर दिया, तो a डॉट a बराबर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट्स व्हाई, इसी वजह से क्या होता है, मैं आपको एक चीज, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताता हूं इसी के अंदर। ठीक है, मतलब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करने से उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, एक फॉर्मूले जैसा बन गया आपके लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई, मुझे बताइए, बताओ अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप कर दूं तो इसका मतलब क्या आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं? अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप लिख दूं तो क्या मैं जे कैप के मॉड का स्क्वायर नहीं लिख सकता? राइट? अगर के कैप डॉट के कैप हो तो क्या मैं के कैप के मॉड का स्क्वायर नहीं लिख सकता? राइट? तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया? आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड ऑफ आई। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? टोपी वाला सिंबल है, या फिर कब करवा चुके हैं अलग से हमने, इसीलिए हम जानबूझ के हमने सब कुछ पूछा था। आई कैप यानी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 यानी 1 का स्क्वायर यानी क्या आएगा? 1, यानी इंप्लाइज दैट आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप की बात करूं तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा। इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप अगर करोगे तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। बात समझ में आया? तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 की। लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ two parallel vectors, two perpendicular vectors is always 0.
ठीक है, इज ऑलवेज 0। दैट इज, अगर मैं कहूं कि इफ A vector is perpendicular to B vector, that is कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी एंगल के बीच, एंगल दोनों के बीच का कितना है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। कॉमा देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये एक कंक्लूजन भी है, प्रॉपर्टी जैसा याद कर लीजिए। कभी भी आपको ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि फला फला वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर है, तो 100% ये समझिएगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आपने उन दोनों चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने अगर किया और डॉट प्रोडक्ट करने से अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर 0 आ गया तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ठीक है। इसका रीजन बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड हो गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर ए और बी दूसरे परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मॉड इनटू बी वेक्टर मॉड इनटू cos 90। cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो 0 इनटू समथिंग 0 यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 0। यानी यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। दैट्स व्हाई, एक और चीज लिख देता हूँ, आगे देखिए। That's why, अगर मैं आपको कुछ एक बात और दिखाऊं, देखो बताओ, अगर मैं आपसे कहूं आई कैप डॉट जे कैप, चलो इसको रब करके लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। तो ए डॉट बी 90 डिग्री की कंडीशन पे 0 हो जाता है, तो इसकी वजह से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं इसी के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉड डॉट जे कैप का मॉड इनटू cos 90। क्यों? क्योंकि आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है 90। cos 90 वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। इसका मतलब ये हो गया आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। इन द सेम वे अगर आपसे कोई कह दे जे कैप डॉट के कैप करके दिखाइए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जे कैप का मॉड के कैप का मॉड, जे और के बीच का एंगल कितना होता है 90, क्योंकि जे वाई एक्सिस के जेड एक्सिस। cos 90 वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी j डॉट k ही कितना आता है 0। अगर मैं आपसे पूछूं k डॉट i, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए, k कैप का मॉड i कैप का मॉड इनटू cos कितना हो जाएगा 90, क्योंकि k का मतलब z एक्सिस और i का मतलब x एक्सिस। x y z सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, x y के साथ, y z के साथ, z x के साथ, सबका एंगल बीच का 90 डिग्री होता है। cos 90 वैल्यू 0 हो गई, यानी k डॉट i भी 0 हो गया, ठीक है। तो दो वेक्टर जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 0 आता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, फटाफट लिखिए, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector, the sum and difference of two vectors A vector and B vector are mutually perpendicular. The sum and difference of two vectors A vector and B vector are mutually perpendicular to each other. First prove that both vectors are equal in magnitude. Prove that both vectors are equal in magnitude.
Prove that both vectors are equal in magnitude. देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सॉल्यूशन सम एंड डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम यानी आर वेक्टर एंड डिफरेंस यानी एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट. और अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है. आर वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. डॉट एस वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. राइट. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए. ए का अंदर मल्टीप्लाई करिए. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. गॉट इट. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अभी भी पढ़ाया था ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और b डॉट b का मतलब b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर. और सुनो सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई जितनी पढ़ाई आज. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. अगर ये माइनस का a डॉट b था और ये प्लस का b डॉट a था तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ a वेक्टर डॉट. आप डायरेक्टली यहीं पे नहीं काट सकते थे. आप सोचे कि सर बराबर तो होता है डायरेक्टली काट दो. डायरेक्टली नहीं काट सकते क्योंकि आपको प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी. तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस तो है ही है. हमने ए डॉट बी और बी डॉट ए में सिर्फ बी डॉट ए को ए डॉट बी बनाया है ताकि प्लस का ए डॉट बी और माइनस का ए डॉट बी 0 हो जाए. कैसे वो भी सुन लो. ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर जब ये कैंसिल करेगा तो इसको हमें मार्क करना पड़ेगा कि 0 आया. माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0. ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो गया. इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड. प्रूव हो गया. क्वेश्चन लिखिए अगला. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट show that for a triangle of side a vector, show that for a triangle of side a vector comma b vector and c vector, a vector comma b vector and c vector ये प्रूव करना है. cos बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. where b square, where a b c are the magnitudes of a comma b and c are the magnitudes of a b c are the magnitudes of a vector comma b vector and c vector respectively. A vector comma b vector and c vector respectively. ब्रैकेट में तो कोसाइन लॉ COSINE कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन समझने की जरूरत है. ठीक है. यहाँ पे जो जिक्र किया गया है कोसाइन लॉ शायद मैंने पहले भी पढ़ाया होगा. नहीं पढ़ाया हुआ मान के मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है ट्रायंगल में,
क्या होता है अल्फा, क्या होता है बीटा, क्या होता है गामा, क्या होता है एबीसी ट्रायंगल के हिसाब से। ये देखिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कोसाइन रूल, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। कोसाइन रूल, कंसीडर द सिचुएशन। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है तो है। चलो अच्छा सिंपल वाला फिगर बना देते, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये ठीक है। ये वाली अगर साइड ए है, ये वाली साइड अगर ट्रायंगल में बी है, ये वाली साइड अगर ट्रायंगल में सी है, ए के सामने वाले एंगल को अल्फा कहा जाता है, बी के सामने वाले एंगल को बीटा कहा जाता है और सी के सामने वाले एंगल को गामा कहा जाता है। ठीक है। अब सुनिए रूल क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल में कोई लैंग्वेज नहीं लिखवा, सिंपल समझिए, कॉस अल्फा की वैल्यू निकलती है। कोसाइन रूल इसलिए निकाला गया है क्योंकि कॉस की वैल्यू निकलती है। तो कॉस अल्फा बराबर अगल बगल की साइड्स का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाली साइड। सिंपल पैटर्न याद कर लीजिए। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर, मतलब जिसका भी एंगल का आप कॉस लेंगे, अगल बगल की साइड्स का स्क्वायर का सम करेंगे, सामने वाली साइड का स्क्वायर का माइनस करेंगे, अपॉन 2 इंटू अगल बगल की साइड्स। जैसे मान लीजिए कॉस बीटा निकालना, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं बोलो। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा के अगल बगल साइड क्या है 2ac। ठीक है, बताना कॉस गामा का क्या लिखूं। अपॉन ठीक है, नोट करिए इसको, ये क्वेश्चन का सलूशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया है इसमें कि कोसाइन रूल में क्या चीज अल्फा होती है, क्या बीटा होती है, क्या गामा होती है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस ट्रायंगल को ही लेकर मैं ये क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, अभी लिखवा देंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, तो हम लिखवा देते हैं डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ही मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। कंसीडर द सिचुएशन, ये ट्रायंगल है, ये 3 वेक्टर से मिलकर बना है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। ठीक है, अंदर लिख दूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो आप जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म हो गया है मामला। देख रहे हैं, इस वजह से आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिख सकते हैं हियर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, कंडीशन ऑफ 0 रिजल्टेंट। जब आप घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं तो कुल मिलाकर कितना आता है 0। ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट मैंने बताया था, जब कोई वेक्टर इक्वेशन दी हो और आपको उनके बीच का एंगल निकालना हो, जैसे यहाँ पे cos बीटा प्रूव कराया जा रहा है, बीटा किसके बीच का एंगल दिख रहा है, सी और ए के बीच का, राइट। तो मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि अगर आपको कभी वेक्टर इक्वेशन दिया जाए और आपको जैसे 3 वेक्टर का इक्वेशन है और आपको ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए और सी को एक साइड रखिए
बी को दूसरे साइड भेज दीजिए। बताया था, एक क्वेश्चन कराया था हमने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए और सी के बीच का एंगल बीटा है, इसलिए आप ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को इधर ही रखिए और उधर ले जाइए, 0 वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब क्या कर दें, अब आप दोनों साइड का मॉड ले लें। क्यों मॉड ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मॉड ले लीजिए, टेकिंग मॉड बोथ साइड। अभी आप लोग कह सकते हैं अरे सर इसको तो वही आर वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, आर किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए मॉड कर देने से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का मॉड बराबर माइनस बी वेक्टर का जब मॉड करोगे तो मॉड लगे होने से माइनस हट जाएगा। क्या बचा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल मॉड इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। कोई दिक्कत? आप दोनों साइड कर दो स्क्वायर। अगले स्टेप पे आपको पता चल जाएगा हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल मॉड का स्क्वायर इक्वल टू बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर। अब लगाइए डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब आता है, जब उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। सही पढ़ाया था? यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर में हुआ। अब आपको समझ में आया? और यहाँ का क्या मतलब हुआ, इसको लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि बी स्क्वायर तो लाना ही। बी वेक्टर का मॉड मतलब बी होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ, ये तो लाना ही है ना, डेरिवेशन बी स्क्वायर लाना है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ए डॉट सी सी डॉट ए बराबर होता है, तो मैंने क्या कहा, पहले आप ए डॉट सी लिखा रहने दीजिए और जो दूसरा सी डॉट ए है उसको भी क्या लिख लीजिए, ए डॉट सी लिख लीजिए, प्लस सी डॉट सी का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए के मॉड को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी लिख सकते हैं, इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2 को अगर नीचे भेज दें तो अपॉन 2 हो गया। कुछ कुछ दिखने लगा आता हुआ। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि a डॉट सी का मतलब हो जाएगा a c cos थीटा। a और c, ये तो फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अरे जैसे a डॉट b होता है a b cos थीटा, तो a डॉट c ac cos थीटा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था a और c के बीच में बीटा दिख रहा है, तो ac cos बीटा लिखना चाहिए था। ध्यान से देखिए, a वेक्टर और c वेक्टर के बीच में आपको क्या दिख रहा है, बीटा। तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर को यहाँ बीटा लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं, गलत कर गए। गलत नहीं करके आप गलत सोच रहे हैं। अभी सुनिए, अभी और कुछ याद दिलाएंगे आपको। यहाँ पे थीटा है a और c के बीच का एंगल। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मेथड ऑफ डिसाइडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे डिसाइड होता है, देखो और से देखिए, ये a वेक्टर है, ये c वेक्टर है, इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये वाला एंगल थीटा होगा। याद आया कुछ? ऐसे बताया था कि a वेक्टर ये है, a वेक्टर ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे डॉट डॉट करके दिखा दूं तो ये वाला थीटा इनके बीच का एंगल क्या लगता है। जब एक बहुत सब कुछ बताया ना चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, तो बहुत कायदे से बताया था। एक भी बात भूल जाएंगे तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा।
मैंने कहा था कि जहां से एक वेक्टर खत्म हो अगर वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाए तो पीछे वाले वेक्टर को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा के एंगल शो कर देना, वही उनके बीच का एंगल। यहाँ पे देखिए वही हुआ है। हम यहाँ पे ए और सी, भाई थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा? ए और सी के बीच का, ठीक है। तो सी पीछे वाला वेक्टर और ए उसके आगे वाला वेक्टर। क्या सिखाया था? पीछे वाले वेक्टर को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दो। तो पीछे वाला वेक्टर सी वेक्टर को हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, तो ये वेक्टर ही तो थीटा होगा, ये एंगल ही तो थीटा होगा, नहीं होगा क्या? बोलो, तो थीटा कितना हो गया बताइए? पूरा 180, 180 में से बीटा कम हो गया। नहीं बल्ले बड़ा, अरे पूरा एंगल 180, 180 में से बीटा निकल गया, थीटा कितना बचा? 180 माइनस बीटा। तो थीटा की जगह पे पहली बात तो cos थीटा बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2। तो ये ac को नीचे भेज दिया, ये हो गया ac। थीटा की जगह क्या लिख दूं? 180 डिग्री माइनस बीटा। cos 180 माइनस बीटा क्या होता है? माइनस cos बीटा। जो बायो वाले हो याद कर लें। तो क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा, इसलिए cos बीटा माइनस cos बीटा हो जाएगा। cos 180 माइनस बीटा इज माइनस cos बीटा। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac, बस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ठीक, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? cos बीटा बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना था, राइट?